कल मैंने जो है वो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट और उसकी एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस किया था, जिसमें हम ये प्रूव किया था कि इनको जो फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आज और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट्स भी आपको बताई थी। तो डिफिकल्टीज जो हैं ड्यू टू कांस्टेंट्स, आज हमने ये डिस्कस करना है। डिफिकल्टीज ड्यू टू कांस्टेंट्स। तो जो एग्जिस्टेंस है कंस्ट्रेंट की, पहली बात तो यह है कि कंस्ट्रेंट वैसे ही किसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन को। यानी कि अगर किसी सिस्टम के अंदर चाहे होलोनोमिक है या नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो आप कोई रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसकी मोशन के ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी मोशन जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर वो 3D के अंदर मूव करना चाहता है तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई उसके ऊपर हमने ऐसा लगाया हुआ है कि वो उससे ज़्यादा डायमेंशंस के अंदर, 3 के अंदर है तो 3 में, 1 के अंदर कर रहा है, 2 के अंदर कर रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा में 3 के अंदर वो जाके वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो पहली नंबर पर हमें डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है, जो कोऑर्डिनेट एक्स आई है, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्स आई, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई, ये अगर कंस्ट्रेंट हो तो फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहते, यानी कि ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनको आपस में कनेक्ट कर देती हैं। सिंस दे आर कनेक्टेड ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स, ये आपस में इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स की वजह से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, और जब कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स जो एक्स हैं, एक्स आई कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोशन को। तो जब ये मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर ये कोऑर्डिनेट्स अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। देयरफॉर द इक्वेशन of motions are not at all independent। तो फिर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। अच्छा, उसके बाद ये तो पहली डिफिकल्टी होगी। नंबर 2 के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं कंस्ट्रेंट्स की, वो आम तौर पर कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, सेकंड, द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स और कॉम्प्लेक्स, जो फोर्सेस होती हैं कंस्ट्रेंट्स की वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इनको हम हैंड के जरिए कैलकुलेट नहीं कर सकते।
ठीक है, एंड नॉट बी कैलकुलेटेड विद हैंड। ठीक है, तो इनके लिए फिर जो ये आपके पास फोर्सेस होती हैं, हमें इनके लिए सॉल्यूशन को ड्राइव करना पड़ता है, बाकायदा उनको सॉल्व करना पड़ता है। दे मस्ट बी obtained from a solution। अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपने क्या किया था, वो इक्वेशन को ही सॉल्व करके देखा था। ठीक है, तो वो उसको जब इक्वेशन को सॉल्व किया था तो आपको काफ़ी सारा मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर वो करना पड़ा था। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये दो जो है मेन आपके पास डिफ़िकल्टीज आ गई हैं। अब ये जो दो मेन डिफ़िकल्टीज हैं इनको हमने किस तरह इनकाउंटर करना है, मतलब ये है कि आपने ये जो दो मेन डिफ़िकल्टीज हैं इनको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। यानी कि जब सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली आपके पास जब सिस्टम के अंदर कंस्ट्रेंट आ रहा है तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन राइट डाउन करनी होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स यही है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट डाउन करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? एफ इज इक्वल टू एम, यही इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना। अब इसी के अंदर ये क्या एफ इज इक्वल टू एम, एम में एक्चुअली हर चीज की डायनामिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, इधर से ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो आपने जब भी आपने किसी सिस्टम को सॉल्व करना है तो उस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको कैलकुलेट करना, ये काम जो होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपने इससे पिछली क्लासिकल मैकेनिक्स 1 में पढ़ी है, तो वहां पर भी आप क्या करते रहे हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इसी को ही सॉल्व करते रहे। ठीक है, इसी इक्वेशन को ही सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो निकला। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो इसमें एडवांस चले जाएंगे कि हमने लैग्रांज इक्वेशन जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो दूसरा मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का, उसको यूज करना है। ठीक है, वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स उसको कहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो चाहे न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो चाहे वो लैग्रांज मैकेनिक्स हो, उन दोनों के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं और वहां पर आपको उनसे डील करना पड़ता है, उनको डील करना पड़ता है। उसके बगैर, उनको डील किए बगैर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको राइट डाउन नहीं कर सकते। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो दो चीजें हैं, एक तो फोर्स कॉम्प्लेक्स है, हम इतनी इजीली वो कंस्ट्रेंट आ रहे हो तो फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले नंबर पर ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। अब इनके अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाती हैं और वो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट आती है उनके अंदर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको फिर हमें सॉल्व जो है वो करना। अच्छा, अब इनको जो ये डिफिकल्टीज है इनको इनकाउंटर करने के लिए नंबर 1 देखें आप, अगर हमारे पास इनकाउंटर लिख लें इधर, इनकाउंटर ऑफ डिफिकल्टीज, तो नंबर 1 पे अगर हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, अगर हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं तो जो फर्स्ट डिफिकल्टी है वो हम सॉल्व करते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। मैंने शायद पीछे आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का बताया था। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम की मिसाल ली थी, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा होता है कि जो बेसिकली उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जिससे उस सिस्टम की मोशन जो है वो डिस्क्राइब हो रही होती है, उसको आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं।
ठीक है, तो हमने जब सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ली थी तो उसमें कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, थीटा। थीटा जो है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करा। तो सबसे पहले फिर ये जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं कि इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस the generalized coordinates। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, विच आर ऑल इंडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मसला तो असल में यही आ रहा होता है ना कि जब कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं तो कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मोशन को तो जब आपने डिस्क्राइब करना है तो फिर आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चाहिए ताकि हम प्रॉपरली उस मोशन, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिख सकें। तो फिर वहाँ पर हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना जाता है। अच्छा, ये तो हो गया पहला जो ये कोऑर्डिनेट्स वाला था। अब दूसरा जो है उसको रिमूव करने के लिए जो सेकंड डिफिकल्टी थी, द सेकंड डिफिकल्टी इज ओवरकम। अब सेकंड डिफिकल्टी ये है कि फोर्सेस का इशू है आपके पास। तो इसमें आपको फार्मूलेट करनी पड़ती है डायनामिक्स ऑफ सिस्टम बाय फार्मूलेटिंग द डायनामिक्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की डायनामिक्स जो हैं उनको फार्मूलेट करना पड़ता है सच दैट फोर्सेस ऑफ constraints disappear। इस तरह करें कि जो फोर्सेस हैं कंस्ट्रेंट्स की वो डिसअपीयर हो जाएं। तो ये कैसे आप करेंगे कि वी विल डील विद द अप्लाइड फोर्सेस, कि सिस्टम के ऊपर कौन सी फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं। वी विल डील with the applied forces। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जो वर्क डन होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। अब एक सिस्टम होता है ना, वो उसके अंदर उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही होती हैं और उसके अंदर भी इंटरनल फोर्सेस होती हैं, और वो इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो वर्क डन कर रही हैं। तो वो जो फोर्सेस हैं वो कांस्टेंट होती हैं या ज़ीरो होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं। अब डायनामिक्स जो होती हैं किसी सिस्टम की, हमने यहाँ पर बात की है डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स जो होती हैं किसी सिस्टम की, वो तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मोशन जनरेट हो रही होती है। डायनामिक्स का कॉज है, कॉज ऑफ मोशन है। तो कॉज ऑफ मोशन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉज ऑफ मोशन के लिए। जो इंटरनल फोर्सेज होती हैं वो तो मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं। अब वो दो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में तो टकरा रहे हैं, ठीक है। अब वो जब टकरा रहे हैं आपस में तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके ऊपर सराउंडिंग का भी तो कोई इफेक्ट होगा। सराउंडिंग से भी तो इनके ऊपर जो है वो फोर्सेस लगेंगी।
ठीक है। अब सराउंडिंग से जो इनके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस का इफेक्ट आप देख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। बात समझ आई? इंटरनल फोर्सेस खत्म हो जाती हैं, डायनामिक्स को आप किससे चेक करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में कि फॉर एग्जाम्पल द वर्क डन बाय इंटरनल forces or forces of constraint is 0। तो जो वर्क डन है इंटरनल फोर्सेज या फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो 0 है। ठीक है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट चीज स्टडी करनी है वो हमने करना है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। मिटा दो इसे। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब जो मोशन है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की, जिनकी एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं बाय द मोशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट की मोशन से इन द स्पेस ऑफ एन कोऑर्डिनेट्स। एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो अगर एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स को ही डिस्क्राइब कर रही होती हैं। तो अगर एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो फिर आपको एन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यानी कि अगर आप स्पेस के अंदर किसी पॉइंट से उन एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इमेजिन करना चाहते हैं तो फिर आपको एन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि ये एन कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये एक हाइपोथेटिकल स्पेस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करें। और उस हाइपोथेटिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो आप अज्यूम कर रहे हैं, उससे रियलिटी में नहीं है, आपने सोचा है कि इस तरह का एक स्पेस होगा, तो उस हाइपोथेटिकल स्पेस को आप क्या नाम देंगे? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का। और फिर उस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर जो है, जो आपने हाइपोथेटिकल स्पेस कंसिडर किया है, उस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर आप प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द मोशन of a system of n particles having n degrees of freedom। एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का जिसके पास n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। कैन बी इमेजिन्ड, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं बाय द मोशन ऑफ ए पॉइंट। एक मोशन जो है पॉइंट की इन ए स्पेस ऑफ n कोऑर्डिनेट्स। एक स्पेस जो है n कोऑर्डिनेट्स का, उसके अंदर एक
पॉइंट को, यानी कि ये जो होगा हमारे पास n डायमेंशनल हाइपोथेटिकल स्पेस होगा। ठीक है जी, n डायमेंशनल हाइपोथेटिकल स्पेस जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, और ये स्पेस जो है, दिस स्पेस is known as configuration space। तो ये स्पेस जो है इसको आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस यानी कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, मतलब आपने इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा जर्नलाइज कर दिया। एन का मतलब है कि जितनी भी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो, आप उन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को की मदद से किसी सिस्टम को इस स्पेस के अंदर जिसको आपने इमेजिन किया है सॉल्व कर सकते। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपने करना है उसके लिए ये एक स्पेस आप इमेजिन कर रहे हैं। वैसे तो हम जो क्या वो 3D के अंदर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, 1D के अंदर करते हैं, या 2D के अंदर जो है वो सिस्टम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम जो है वो बड़ा हो जाए, उसकी डायमेंशंस ज़्यादा हो जाए, डायमेंशन तो हमने तो जो नज़र आती हैं वो 4 आती हैं, जिसमें पोजीशन की 3 और 1 टाइम है, चौथी भी हमें नज़र नहीं आती, वो हमने मिलाई हुई है उसके साथ। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम इससे ज़्यादा डायमेंशंस को हमने स्टडी करना है तो फिर हम एक ऐसी मैथमेटिकल स्पेस चाहिए कि जिसके अंदर हम उस सिस्टम को सॉल्व कर सकें, यानी कि अपना मैथमेटिक्स जो है उसको परफॉर्म कर सकें। तो वो जो स्पेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कुछ कि ये किधर किधर हम इसका इस्तेमाल इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का जो है वो करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ये इसी तरह अभी आप एक पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिसको कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, वो इससे भी ज्यादा बड़ी स्पेस है और इससे भी ज्यादा जनरलाइज्ड है। ये तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे कर रहे हैं, उसको क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जाके हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो एग्जांपल्स में आप सपोज करें कि एक पार्टिकल है जो कंस्ट्रेंट टू मूव है ऑन ए रिजिड वायर। नंबर 1, ए पार्टिकल is constrained to move on the rigid wire। एक पार्टिकल जो है वो एक रिजिड वायर पर कॉन्स्ट्रेंट टू मूव है, और जारी बात है कि वायर जो है वो किसी एक एक्सिस के लॉन्ग होगी, तो फिर इसके पास कितनी डिग्री फ्रीडम होगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये सपोज करें कि ओरिजिन है, ये x है, और ये पार्टिकल इतनी जगह पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर इसके पास जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, x ही है इसके पास, एक ही डायमेंशन डी के अंदर जा रहा है ना, तो इट हैज 1 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x। तो इसके पास एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो कि x है।
ठीक है। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या है, 1D, 1D के अंदर मूव कर रहा है क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो है वो एक ही है, 1। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। सपोज करें आप पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन द प्लेन। एक पार्टिकल जो है वो एक प्लेन में कॉन्स्ट्रेंट है मूव करने के लिए, तो अब प्लेन के अंदर इसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू 2। प्लेन है, प्लेन के अंदर 2 के अंदर ये मूव कर सकता है। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, x y, या किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो r और थीटा। x y r और थीटा, तो ये इसके अंदर इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर है सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल हम देखते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसके अंदर ये एंगल थीटा है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 1। n इज इक्वल टू 1 और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट थीटा, एक ही अंदर इसके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्फेरिकल पेंडुलम की, चौथे नंबर पे, तो स्फेरिकल पेंडुलम जो है इसके अंदर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 2 होंगी। n इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर के अंदर मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे, और इसके r, थीटा और फाई ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ये 3 ही होती हैं, r, थीटा और फाई। तो अब इसकी चूंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हैं, तो इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वो भी 2 होंगे, थीटा और फाई। उसके बाद अगर एक और एग्जांपल है स्प्रिंग पेंडुलम की, 5वीं, स्प्रिंग पेंडुलम। ये एक स्प्रिंग पेंडुलम है। ठीक है, तो
ये प्लेन के अंदर है, तो प्लेन के अंदर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में है r और थीटा। अच्छा, अब यहां पे ये क्वेश्चन पैदा होता है मेरे ज़हन में कि इधर आपने थीटा फाई लिया है, इधर आपने आर थीटा लिया, क्यों? स्फेरिकल पेंडुलम के अंदर आपने थीटा फाई लिया और जो स्प्रिंग पेंडुलम है उसमें आर थीटा लिया, क्यों? अच्छा, और जो ठीक है, और स्फेरिकल के अंदर हाँ स्फेरिकल पेंडुलम में नहीं, स्फेरिकल पेंडुलम का मैंने आपको क्या बताया कि वो ऐसे कर रहा है मुंह, ये है, मैंने उधर वो सर्कल बनाया है उसका, तो उसके अंदर दो ही आ रहे हैं ना, एक तो उसका एंगल है यूं, दूसरा इस तरह करके वो रोटेट कर रहा है, तो दो ही आ गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। उसके बाद जो स्प्रिंग वाला है उसके अंदर उसका एंगल, ये जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका एंगल बदलेगा, साथ उसकी ये पोजीशन है ये वाली, इस पोजीशन में वो लटका हुआ है इस तरह करके, तो उस पोजीशन के अंदर उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो भी उसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। समझ आइए बात, ठीक है। उसके अंदर जो है ये जो है ना हमारे पास स्फेरिकल पेंडुलम, इसके अंदर इस तरह की कोई चीज को वो डिस्कस नहीं कर रहा, इसमें वो सिर्फ कह रहा है कि ये ऐसे करके अपना एंगल जो है रोटेट कर रहा है स्फीयर के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने वहां पर थीटा, क्योंकि फाई जो होता है वो रोटेशन को डिस्क्राइब करता है, आर जो होता है वो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, और थीटा किसको करता है? एंगल को, कि वो कितना एंगल जो है वो बदल है। तो यहां पर एंगल और रोटेशन दोनों आ रही हैं, यहां पर पोजीशन और एंगल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ एग्जांपल जो है वो है एक डम्बेल की। डम्बेल, अब आप देखेंगे ये हमारे पास x और y, और इधर ये एक डम्बेल है, यहां से ये कोई एंगल थीटा बना रहा है। अब इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स हैं। इफ टू पार्टिकल्स मूव फ्रीली, अगर दो पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करें इन प्लेन, प्लेन के अंदर, देन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू 4, दोनों पार्टिकल्स के साथ एक एक। अब यहां पर एक ये चीज भी आ रही है इसके अंदर साथ, जिसके साथ ये दोनों पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, और वो क्या? लेंथ है, और वो लेंथ क्या है इसके अंदर? एक कांस्टेंट है, ठीक है। हियर लेंथ इज ए कांस्टेंट,
तो फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये कंस्ट्रेंट वाली एक उसके अंदर से निकल जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, यानी कि जिस स्पेस के अंदर आप जो है। अब आगे हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमने देखने हैं जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और फिर उनसे रिलेटेड जो जर्नलाइज्ड वेलोसिटीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। तो यहाँ तक अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, इस डिस्कशन के अंदर आपको जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या आपका कंसेप्ट बना है? तो व्हाट इज जर्नलाइज कोऑर्डिनेट? हाउ कैन यू डिफाइन द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट? उसको जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा, और ये इंडिपेंडेंट भी होता है। आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, क्यों? नहीं, कहीं पे तो नहीं ले सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली जो मोशन हो रही है, ठीक है, जिस प्लेन में हो रही है या 3D में हो रही है, 1D के अंदर हो रही है, वो किसी जगह पर तो नहीं ले सकते। आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम किसके अंदर है, 1D के अंदर है, 2D के अंदर है, 3D के अंदर है। फिर वहाँ से आप देखेंगे। एक्चुअली जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि एक मेन कोऑर्डिनेट, आप इसको एक सादा ज़बान में कहें कि एक मेन कोऑर्डिनेट जो आपकी मोशन को डिस्क्राइब करे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से उठते हैं, उठ के इधर से चल के उधर तक जाते हैं। अब मैं कहता हूँ आप यहाँ से चल के वहाँ तक गए हैं, तो अपना जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बताएं। तो क्या होगा आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जब आप इधर से उठ के उधर तक चल के जाएंगे? क्या होगा? एक्स पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारे एक ही कोऑर्डिनेट है। तुम्हारी मोशन जो है वो इधर से चल के गए हो ना इस तरह। हाँ, अगर मेरी तरह चलो, कभी इस तरफ जाओ कभी इस तरफ जाओ, तो फिर या इधर भी जाओ उधर भी जाओ, तो फिर हो सकता है कि मैं 3D के अंदर जाऊँ। लेकिन आप सिर्फ यहाँ से पैदल चल के उधर तक जा रहे हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो आपकी एक ही डायरेक्शन है, आपका एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो आपकी पूरी मोशन को डिस्क्राइब करता है। अब असल में हमें क्यों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है? इसलिए कि जब हम सिस्टम्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम है, उसके नीचे एक और पेंडुलम लगा हुआ है, उसके नीचे एक स्प्रिंग पेंडुलम लगा हुआ है, 3 पेंडुलम लगे हुए हैं। अब आपको कहीं इसका निकालो भाई इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पागल कर देने वाला सिस्टम है ना। 2 पेंडुलम ऊपर नीचे लगे हुए हैं, उसके नीचे एक स्प्रिंग पेंडुलम लगा हुआ है, उसके नीचे एक और लगा दो स्फेरिकल पेंडुलम, तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला ये काम करोगे कि यू हैव टू सी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अगर आप सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ गए फिर तो इतनी लंबी इक्वेशन बनेगी कि तो वो तो आपको पागल ही कर देगी। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर ये जो पेंडुलम्स हैं इनको कौन कौन से इनके अंदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको लेकर हमने सिस्टम को सॉल्व कर। ये सारी अभी ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमने लैग्रांज इक्वेशंस के ऊपर जाना है।
और लैग्रांज इक्वेशन में जब हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो आपका सिस्टम है इसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। वो फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जब आप बीच में से एक निकाल लेते हैं तो उसके मुताबिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको राइट डाउन करते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है मैथमेटिक्स करने के लिए। अब सारे कोऑर्डिनेट्स डाल के सॉल्व करने शुरू कर दो फिर तो वो उसके लिए सुपर कंप्यूटर ही चाहिए फिर जिनसे वो सॉल्व होगा। अब आम बंदा तो नहीं उसको सॉल्व कर सकता।